हाय एवरीवन, मैं हूं मनदीप अग्रवाल। नीट पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के नीट या फिर एआईपीएमटी में आए हुए ईयर 2020 तक के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी और मैंने काफ़ी डिटेल में आपको हर एक सवाल को सॉल्व करना सिखाया। अब हम इस वीडियो में आगे के सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए और आपकी नीट की तैयारी को इतने अच्छे ढंग से करिए कि जो भी आपके ड्रीम कॉलेज है वहाँ तक आप पहुँच पाएँ, और इसके लिए मैं बिल्कुल आपकी हेल्प कर रहा हूँ और करता रहूँगा। इसी कमिटमेंट के साथ आगे के सवाल को सॉल्व करते हैं, जिसमें नीट 2021 का क्वेश्चन है, इन अ पोटेंशियोमीटर सर्किट अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट गिव्स बैलेंस पॉइंट एट 36 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर। इफ अनदर सेल ऑफ ईएमएफ 2.5 वोल्ट replaces the first cell, then at what length of the wire the balance point occurs। ठीक है, मैं आपको सवाल समझाता हूं। देखिए, पोटेंशियोमीटर के कई सारे एप्लीकेशंस हैं और इसमें एक एप्लीकेशन है कि आप पोटेंशियोमीटर की मदद से दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हो, और इसी एप्लीकेशन पे बेस्ड ये हमारा सवाल है और मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनिएगा। एक पोटेंशियोमीटर में एक वायर होती है, जिस वायर के अक्रॉस हम कुछ पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करते हैं। अब उस वायर के अक्रॉस मेंटेन किए जाने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के साथ अगर आप वायर की लेंथ को डिवाइड कर दो तो मिलने वाली क्वांटिटी को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। जो हमारी पोटेंशियोमीटर है उसकी जो वायर होती है उसके अक्रॉस हमको क्या करना होता है, हमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना होता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस के साथ अगर मैं वायर की लेंथ को ही डिवाइड कर दूं तो मिलने वाली क्वांटिटी क्या कहलाती है, मिलने वाली क्वांटिटी कहलाती है पोटेंशियल ग्रेडियंट। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या होगी, तो ऑब्वियस आंसर क्या होगा, इट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, है ना। जैसे मान लिया जाए ये हमारी पोटेंशियोमीटर की वायर है ना, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने मेंटेन किया है लेटेस्ट से वो V है, और इस वायर की जो लेंथ है उसको मैं मान लेता हूं L। तो जो मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट को मैं सिंबल अल्फा से शो कर देता हूं, देन पोटेंशियल ग्रेडियंट अल्फा की वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो ये हमारा ग्रेडियंट की कहानी हुई। अब होता क्या है कि जैसे मान लिया जाए ये हमारी वायर का पॉजिटिव एंड है और ये वाला एंड मान लो हमारा नेगेटिव एंड है, तो होता ये है कि जिस सेल की ईएमएफ हमें कंपेयर करनी होती है उस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को हम हमारी वायर के पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये वाली बात तो कंप्लीट हुई। अब इसमें हुआ क्या, क्योंकि मेरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल मेरे वायर के पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है तो ये दोनों सेम पोटेंशियल में आ जाएंगे, राइट। अब बात करते हैं नेगेटिव टर्मिनल की। तो होता यह है कि हम सेल के इस नेगेटिव टर्मिनल को इस वायर के साथ कनेक्ट करते हैं थ्रू अ गैल्वेनोमीटर। तो यहां पर मैं गैल्वेनोमीटर बना देता हूं, है ना, और इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू हम इस नेगेटिव टर्मिनल को हमारी पोटेंशियोमीटर के वायर के साथ कनेक्ट करते हैं, और यहां पर एक जॉकी होती है जिसको मूव करवा करके हम एक ऐसे पॉइंट को सर्च करते हैं जिस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग में गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाली करंट हो जाए 0। और अगर ऐसा हो गया तो जो पॉइंट हमें मिलता है उस पॉइंट को हम कहते हैं बैलेंस पॉइंट। मैं समझता हूं यहां तक की बात एकदम क्लियर है। अब क्योंकि मेरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल एंड वायर का पॉजिटिव एंड दोनों सेम पोटेंशियल में थे, और क्योंकि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट भी फ्लो नहीं हो रही, इसका ये मतलब है कि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब गैल्वेनोमीटर के दोनों एंड्स का रहने वाला पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाएगी। भैया अगर डिफरेंस 0 है तो पोटेंशियल की वैल्यू तो सेम रहेगी ना। इसका ये मतलब है कि जो भी पोटेंशियल की वैल्यू हमारी सेल की नेगेटिव टर्मिनल की है, एग्जैक्टली वही पोटेंशियल की वैल्यू हमारे इस बैलेंस पॉइंट की भी होगी। और इससे हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो भी मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस हमारी ईएमएफ की वैल्यू भी होनी चाहिए। और इस वे में हम क्या करते हैं, हम हमारी सेल की ईएमएफ को निकाल लेते हैं। एग्जैक्टली सिमिलर वे में हम एक दूसरी सेल की भी ईएमएफ को निकाल सकते हैं, एंड फिर उनके ईएमएफ के रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए हम डेफिनेटली वहां पर डिवाइड करके डिवीजन करके हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो दो अलग अलग सेल्स के लिए हम दो अलग अलग लेंथ फाइंड आउट करेंगे और उसके थ्रू फिर हम रेशियो की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। तो अब मान लेते हैं कि पहले ये लेंथ हमारी मान लो L1 थी लेटेस्ट से, तो अल्फा जो मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, मींस यूनिट लेंथ में रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस अल्फा है। तो L1 लेंथ में रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ऑब्वियसली हमारे फर्स्ट सेल की ईएमएफ के बराबर होगी, है ना। और इसीलिए मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन के हिसाब से जो मेरा फर्स्ट सेल का ईएमएफ है इट मस्ट बी इक्वल टू अल्फा L1।
एंड सिमिलरली जो दूसरी सेल होगी उसकी ईएमएफ को अगर मैं E2 मान लूं, इट मस्ट बी इक्वल टू अल्फा L2। अब यहाँ पर अल्फा क्यों नहीं बदला? अल्फा इसलिए नहीं बदला क्योंकि मैं पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस मेंटेन करने वाला न तो पोटेंशियल डिफरेंस को बदल रहा हूँ, न तो मैं वायर की लेंथ को बदल रहा हूँ। मीन्स यूनिट लेंथ में रहने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारी पोटेंशियोमीटर वायर के अलोंग, उसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे, और इसीलिए दोनों सिचुएशंस में हमारी अल्फा की वैल्यू सेम रहेगी। फर्स्ट सेल की ईएमएफ के लिए बैलेंस पॉइंट L1 लेंथ में आया, एंड सेकेंड सेल की ईएमएफ के लिए बैलेंस पॉइंट हमारा L2 लेंथ में आया। तो नाउ अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, मान लो इसे मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं, इसे मैं इक्वेशन 2 कह देता हूं, तो बिल्कुल हम लिख सकते हैं E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। तो अगर आपको ये इक्वेशन पता हो तो ये सवाल हार्डली 10 सेकेंड का था, उससे ज़्यादा समय आपको नहीं लगता, बट मुझे समझाना था इसके लिए मैंने थोड़ा समय लिया यहाँ पर। तो बस आप सॉल्व कर लीजिए। तो E1 की वैल्यू कितनी दी है हमें? 1.5 दी है, डिवाइडेड बाय E2 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 2.5 इक्वल टू L1 के लिए मेरी लेंथ आई थी 36 सेंटीमीटर, तो L2 की वैल्यू हमें बतानी है। तो 1.5 एंड 2.5 का डेसिमल डेसिमल आपस में कैंसिल, तो हो जाएगा 15/25। अगर मैं 5 से रिड्यूस करूं तो ये हो जाएगा 3 जा और ये हो जाएगा 5 जा। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं देन 3L2 विल बी इक्वल टू 36 इंटू 5 इम्प्लाइज दैट L2 निकालने के लिए मुझे 3 को डिवाइड करना है, तो 36/3 की वैल्यू हो जाएगी 12, एंड 12 इंटू 5 की वैल्यू हो जाएगी 60। तो 60 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होना चाहिए। सो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2021 से है, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट्स ऑफ 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड सेम मटेरियल इज 0.25। व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए बहुत आसान सा सवाल है, और इस सवाल को भी सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको कई बार पहले भी समझाया है, और आप बिल्कुल काफी जल्दी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको एक बात कही है कि अगर इक्वल वैल्यू वाले रजिस्टर्स को सीरीज में लगा दें, तब उस केस में आप जितने रजिस्टर्स लगाएंगे रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट वैल्यू उतना टाइम्स एनहेंस हो जाएगी। और अगर आप इक्वल वैल्यूज वाले रजिस्टर्स को पैरेलल में लगाते हैं, तो जितने रजिस्टर्स आप पैरेलल में लगाएंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू उतना टाइम्स रिड्यूस कर जाती है। मतलब अगर आपने 2 रजिस्टर्स को सीरीज में लगाया है ऑफ इक्वल वैल्यूज, आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा इंडिविजुअल रजिस्टर के कंपैरिजन में। 3 अगर सीरीज में लगाएंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा, 4 लगाएंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर 2 इक्वल रजिस्टर्स को मैं पैरेलल में लगाऊं, तब हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी R/2, 3 लगा देंगे तो R/3, 4 लगा देंगे तो R/4 हो जाता है ना। अब देखिए हमको सवाल क्या कह रहा है कि हमारे पास 4 इक्वल लेंथ के, इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया के और सेम मटेरियल के वायर हैं, जिनको लगाया गया था कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल में। तो अगर मैं ईच वायर के रेजिस्टेंस को R मान लेता हूं, अगर मैं ईच वायर के रेजिस्टेंस को अगर मैं R मान लूं, तब उस केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आई थी 0.25। तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि R/4 की वैल्यू डेफिनेटली 0.25 है। अब कहता है कि अगर इन चारों को सीरीज में लगा दें, तब हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो फाइनली R की वैल्यू कितनी हो गई? तो R की वैल्यू हो गई 0.25 इंटू 4 दैट इक्वल्स टू 1 ओम। परफेक्ट। नाउ अब अगर मैं सीरीज में बात करूं तो 4 रजिस्टर्स अगर सीरीज में लग जाएं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 मीन्स 4R हमारा वैल्यू हो जाना चाहिए, एंड इट विल बी इक्वल टू 4 ओम। दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2021 से है, 3 रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस R1, R2 and R3 are connected as shown in the given circuit. The ratio I3 upon I1 of currents in terms of resistances used in the circuit is। ठीक, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए यहां पर हमारे सामने 3 रजिस्टर्स हैं R1, R2 and R3। अब कहता है कि I3 अपॉन I1 की वैल्यू क्या होगी? I3 अपॉन I1 की क्या वैल्यू होगी हमें बतानी है। ठीक है, मैं समझाता हूं कैसे सॉल्व करना। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा। हम एक बात तो जानते हैं कि यहां पर R2 एंड R3 कौन से कॉम्बिनेशन में है? तो R2 एंड R3 यहां पर पैरेलल में है, एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं कि एलिमेंट्स के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। तो डेफिनेटली R2 के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस एंड R3 के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस सेम है।
एंड फ्रॉम ओम्स लॉ किसी रजिस्टर के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस होता है आई आर। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं I2R2 मस्ट बी इक्वल टू I3R3। हाँ कि नहीं? यहां तक की तो बात मैं समझता हूं एकदम क्लियर है और बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। बट मुझे यहां पर I3 और I1 चाहिए, मुझे यहां पर किसी भी तरह से I2 की जरूरत नहीं है, तो मैं I2 को यहां पर हटाना चाहता हूं। बट एक बात मैं ये भी जानता हूं कि किरचॉफ्स करंट लॉ से जितनी करंट आएगी उतनी करंट जाने भी चाहिए, ये बात हम जानते हैं, है ना। जैसे यहां पर आपको जंक्शन दिखाई दे रहा है, इस जंक्शन पे यहां पर जो आपको जंक्शन दिखाई दे रहा है, इस जंक्शन में I1 करंट आई है, बट इस जंक्शन से I2 एंड I3 करंट वापस गई है, मतलब राइट की तरफ चली गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर I1 करंट जंक्शन की तरफ आई है और I2 एंड I3 जंक्शन से करंट चली गई हैं, तो I1 की वैल्यू I2 प्लस I3 होनी चाहिए फ्रॉम किरचॉफ्स करंट लॉ। और उस हिसाब से मैं बिल्कुल लिख सकता हूं कि I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। अब क्योंकि मुझे यहां पर सिर्फ I3 एंड I1 की रिक्वायरमेंट है, तो मैं I2 को चाहता नहीं था, तो I2 की वैल्यू क्या आ रही है हम देख लेते हैं। तो I2 की वैल्यू आ रही है I1 माइनस I3। तो ऊपर वाली इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं, नीचे वाली को मैं इक्वेशन 2 कह देता हूं। तो काम करते हैं, I2 को रिप्लेस करते हैं। तो अगर मैं I2 को रिप्लेस करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, I1 माइनस I3 इंटू R2 इक्वल टू I3R3। अब देखिए मेरी इस इक्वेशन में सिर्फ I1 एंड I3 I2 अब मैंने एलिमिनेट कर दिया है। सॉल्व करने से देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तब मैं एक बार ब्रैकेट ओपन करता हूं, तो ये हो जाएगा I1R2 माइनस I3R2 इक्वल टू I3R3। परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट स्टेप में काम करते हैं, इस LHS के सेकंड टर्म को जिसके पास I3 है और यहां पर भी I3 है, तो दोनों को एक तरफ कर देते हैं। तो अगर मैं इसको RHS की तरफ ले लूं तो ये माइनस साइन जाके प्लस हो जाएगा, और अगर मैं I3 को कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचने वाला है R2 प्लस R3 एंड LHS में क्या बचेगा मेरे पास I1R2। तो फाइनली बता दीजिए मुझको I3 बाई I1 चाहिए, I3 बाई I1 चाहिए, देन I3 अपॉन I1 की वैल्यू हो जाएगी R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3, और यही मेरे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। सो R2 अपॉन R2 प्लस R3, R2 अपॉन R2 प्लस R3, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होना चाहिए, जो है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2021 से है एंड क्वेश्चन है कॉलम 1 गिव्स सर्टेन फिजिकल टर्म्स एसोसिएटेड विथ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर, कॉलम 2 गिव्स सम मैथमेटिकल रिलेशंस इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2 विथ एप्रोप्रिएट रिलेशंस। ठीक है, यहां पर हमें तो कॉलम गिवन है एंड फर्स्ट कॉलम में हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के नाम है एंड सेकंड में हमारे पास कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस हैं, और हमें ये बताना है कि कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को अगर मैच कराएं तो इनमें से कौन सा परफेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो बिल्कुल आप 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला नहीं मालूम तो डेफिनेटली आप सफर करेंगे। तो मैं बता दूं इसमें किसका क्या आंसर होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है E इंटू ई अपॉन एम इंटू टाउ, है ना। ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकालने का फॉर्मूला होता है, और डेफिनेटली इसमें अगर मैं बात कहूं तो ए का जो आंसर होगा वो ऑब्वियसली आर होना चाहिए। अगर बात करें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को निकालने का जो फॉर्मूला है वो ऑब्वियसली हमारा एस होगा। बी का आंसर एस होगा। क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि जो हमारी करंट डेंसिटी होती है इट इज सिग्मा टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, ओम्स लॉ को हम दो अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं। एक तो V इक्वल टू आई आर होता ही होता है, बट एक फॉर्मूला और है जिसमें हम कहते हैं कि किसी भी वायर से फ्लो होने वाली करंट डेंसिटी की वैल्यू सिग्मा टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तब यहां पर मुझे बतानी है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, और यहां पर सिग्मा होती है हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के रेसिप्रोकल की वैल्यू हमारी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है। तो अगर मैं सिग्मा को LHS की तरफ ले लूं तो ये डिवाइड हो जाएगा, एंड 1 बाई सिग्मा को मैं कह सकता हूं रो, जो कि मेरा कौन हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हो जाएगा। तो 1 बाई सिग्मा, LHS में 1 बाई सिग्मा मेरा रो हो गया, विच विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन करंट डेंसिटी, जो कि यहां पर दिख भी रहा है, और इसीलिए डेफिनेटली हमारे बी का आंसर एस होगा। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन पीरियड की। तो जो रिलैक्सेशन पीरियड है उसको निकालने का जो मेरा फॉर्मूला है वो हम समझना चाहते हैं, और डेफिनेटली इसमें सी का आंसर हमारा पी हो जाएगा। आप डेफिनेटली इस फॉर्मूले की मदद से
आप रिलैक्सेशन टाइम को निकाल सकते हैं। एंड जहां तक बात करंट डेंसिटी का है, तो करंट डेंसिटी को निकालने का यही हमारा फॉर्मूला होता है, एन ई इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी करंट डेंसिटी को निकालने का फॉर्मूला होता है। तो आप मैच कर लीजिए। तब इस केस में ए का आंसर हो जाएगा आर, ए का आर होना चाहिए, उसके बाद बी का क्या होना चाहिए, एस, बी का एस होना चाहिए, सी का होना चाहिए पी, सी का होना चाहिए पी, सी का होना चाहिए पी। तो ए का होगा हमारा आर, बी का होगा एस, सी का होगा पी एंड डी का होना चाहिए हमारा क्यू। तो मैं ऑप्शन 2 के साथ जाऊंगा। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होना चाहिए, जो है भी, है ना। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। ऑप्शन 2 एकदम परफेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2022 से बिलोंग कर रहा है एंड क्वेश्चन है, टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड 200 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल in an electrical circuit. The ratio of the thermal energy developed in 100 ohm to that in 200 ohm in a given time each. मैं आपको समझाता हूँ सवाल किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए, हमें दो रेजिस्टर्स गिवन है, जिसमें एक के रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम है, दूसरे के रेजिस्टेंस की वैल्यू 200 ओम है, और कहता है कि अगर इनको हम पैरेलल में कंबाइन करें तब एक गिवन टाइम में, एक फिक्स टाइम में दोनों के पास डेवलप होने वाली थर्मल एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो देखिए, एक रेजिस्टर में डेवलप होने वाली थर्मल एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। एक फॉर्मूला और है V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, और एक फॉर्मूला और है V इंटू आई इंटू टी। ये तीन फॉर्मूले हैं एंड इन तीनों ही फॉर्मूले की मदद से आप डेफिनेटली हीट एनर्जी को या फिर थर्मल एनर्जी को निकाल सकते हैं, जो कि टी टाइम में डेवलप होगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके पास तीन फॉर्मूले हैं, बट सवाल यह है कि इनमें से मैं कौन से फॉर्मूले को यूज करूं। तो देखिए, इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो डेटा आपको गिवन है वो किसके टर्म्स में है। आप इस फॉर्मूले को तब यूज करेंगे दो रजिस्टर्स के लिए जब उनसे फ्लो होने वाली करंट सेम होगी, और ये कब होगी, जब दो रजिस्टर्स कनेक्ट होंगे सीरीज में। अगर दो रजिस्टर्स मान लो सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो सीरीज में कनेक्टेड रजिस्टर से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू सेम होगी, नहीं होगी, एंड इन दैट केस H विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। लेकिन अगर मान लेते दो रजिस्टर्स के पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, इन दैट केस डेफिनेटली H की वैल्यू R के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और दो रजिस्टर्स के पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस सेम तब होता है जब उनको हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में पहले ही हमको बोल दिया गया है कि दोनों रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन पैरेलल में हुआ था, तो डेफिनेटली मुझे इसी फॉर्मूले की मदद लेनी चाहिए और इसी फॉर्मूले की मदद से ही मैं आंसर निकालूंगा। क्योंकि एक बात तो क्लियर हो गई है कि उन दोनों रजिस्टर्स के पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो V की मुझे जानकारी हो गई है, टाइम तो दोनों के लिए सेम लेना है, R की जानकारी हमें गिवन है, तो फट से आंसर आ जाएगा। बट क्योंकि पैरेलल में कंबाइंड रजिस्टर्स के थ्रू अलग अलग करंट फ्लो हो सकती है, और क्योंकि करंट को लेकर के कोई जानकारी नहीं है फिलहाल, तब हम इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, है ना। तो इस तरह से आपको समझना चाहिए। तो मैं बिल्कुल यहाँ पर कह सकता हूँ कि H1 अपॉन H2 की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूंगा, तो यहाँ पर V स्क्वायर टी दोनों ही H1 H2 के लिए कैंसिल हो जाएंगे, एंड फाइनली मुझे मिलने वाला है R2 अपॉन R1। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो R2 की वैल्यू यहाँ पर 200 है, R1 की वैल्यू 100 है, तो डेफिनेटली 2/1 और 2:1 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए। सो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2022 से बिलोंग कर रहा है एंड क्वेश्चन है, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेडियस 10⁻⁻2 अपॉन √π मीटर has electrical resistance of 10 ohm. The current density in the wire for an electrical field strength 10 volt per meter each. All right, मैं आपको सवाल समझाता हूँ। हमें कॉपर की वायर गिवन है और उस कॉपर की वायर की लेंथ 10 मीटर है, रेडियस भी हमें गिवन है और उसका रेजिस्टेंस की भी हमें जानकारी है। तो कहता है कि अगर उस वायर से पास की जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर 10 वोल्ट पर मीटर है, तब करंट डेंसिटी क्या होगा। तो देखिए, सवाल को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, और मैं आपके सामने एक आसान सा तरीका रखता हूं जिसके थ्रू आप इस सवाल को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मुझे कॉपर वायर की लेंथ मालूम है, रेडियस मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, मैं डेफिनेटली उस वायर की रेजिस्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी को निकाल सकता हूं, हाँ कि नहीं। मैं निकाल के दिखाता हूं। तो देखिए, एक वायर के रेजिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं R की जगह में पुट कर देता हूँ 10 इक्वल टू रो की वैल्यू मैं निकालना चाह रहा हूँ सपोज, इनटू एल की वैल्यू मेरी 10 मीटर है, डिवाइडेड बाय, और क्योंकि वायर का हमें रेडियस गिवन है उसके एरिया का, तब उसके एरिया की वैल्यू पाई R² हो जाएगी। तो पाई यहाँ पर मैंने लिख दिया,
अब जब मैं आर स्क्वायर करूंगा तो 10 टू द पावर -2 के स्क्वायर की वैल्यू 10 टू द पावर -4 हो जाएगी एंड रूट पाई के स्क्वायर की वैल्यू पाई हो जाएगी। तो ये हो गया रो इंटू एल बाई ए और ये हमारी आर की वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं पाई पाई आपस में कैंसिल हो गया, 10 एंड 10 को भी मैं आपस में कैंसिल कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पर मेरी रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर -4 इंटू 1 दैट इज 10 टू द पावर -4। और अगर मैं बात कंडक्टिविटी की करूँ तो कंडक्टिविटी की वैल्यू रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर +4। जो भी हमारी एसआई यूनिट होगी वो रह जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो यहाँ तक की तो बात तो हम समझ गए। अब हमको यहाँ पर ये बताना है कि करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी अगर उस वायर से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 वोल्ट पर मीटर है। तब इस केस में आप डेफिनेटली ओम्स लॉ की मदद ले सकते हैं। ओम्स लॉ कहता है कि करंट डेंसिटी की वैल्यू सिग्मा इंटू ई होती है। ये बात जस्ट अभी हमने यूज भी किया था। ओम्स लॉ कहता है कि जो करंट डेंसिटी है किसी वायर से पास होने वाली, उस करंट डेंसिटी की वैल्यू उस वायर की कंडक्टिविटी इनटू उस वायर में अप्लाई की जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के बराबर होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें क्या बताना है, हमें करंट डेंसिटी बताना है। तो सिग्मा की वैल्यू मुझे मिल गई है, हाउ मच, इट विल बी 10 टू द पावर 4 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें 10 वोल्ट पर मीटर गिवन है। सो आंसर विल बी डेफिनेटली 10 टू द पावर 5 एंड करंट डेंसिटी की यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होती है। तो मैं ऑप्शन 1 के साथ जाऊंगा एंड ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होना चाहिए जो है भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2022 से बिलोंग कर रहा है एंड क्वेश्चन है अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x by adjusting the variable resistance y as shown in the figure. For the most precise measurement of x, the resistances P and Q do not play any significant role, should be approximately equal to 2x, should be approximately equal and are small, should be very large and unequal. ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। और क्यों मैं आपको सिखा रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनिए। एक व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से हम किसी भी अननोन रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं और ये बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन होता है। एक व्हीटस्टोन ब्रिज में टोटल 4 रजिस्टर्स होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं P, Q, X एंड Y। इसमें एक रजिस्टर हमारे लिए अननोन होगा जो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कौन है, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से है X की वैल्यू हम नहीं जानते जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो 4 में से एक तो अननोन होगा, बच गए 3। इन 3 में से 2 रजिस्टर्स के रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। 2 रजिस्टर्स वैसे होने चाहिए जिनकी रेजिस्टेंस की हमें वैल्यू पता हो, जो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कौन है, P है एंड Q है। इनके रेजिस्टेंसेस की जानकारी हमें होनी चाहिए। और जो चौथा है वो एक वेरिएबल रजिस्टर होता है जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और इस तरीके से 4 रजिस्टर्स यहाँ पर यूज होते हैं ब्रिज को फॉर्म करने के लिए। और एक गैल्वेनोमीटर भी होती है, साथ साथ एक वोल्टेज सोर्स को भी हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं इस अरेंजमेंट की तरह जो आप इस ड्राइंग में देख पा रहे हैं। नाउ होता क्या है कि हमें एक सिचुएशन यहाँ पर फाइंड आउट करनी होती है, हमें यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पर फुलफिल करनी होती है। और कंडीशन क्या होती है कि इस गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाला करंट 0 हो, इस गैल्वेनोमीटर के इंडिकेटर में किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन ना आए। और इसी कंडीशन को हम यहाँ पर सर्च करते हैं। और जब हमें गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू 0 ऑब्जर्व हो जाती है, तब हम एक इक्वेशन को यूज कर सकते हैं और वो इक्वेशन होती है P/Q इक्वल टू X/Y। और इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि हमारी जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड है, हमारी ब्रिज बैलेंस हो चुके हैं, हम ऐसा कहते हैं। तो बेसिकली करना क्या होता है कि हम y की वैल्यू को वेरी करते हैं और y की वैल्यू को वेरी करने के दौरान हम ये सर्च करते हैं कि किस इंस्टेंट पे हमारी गैल्वेनोमीटर में आने वाला डिफ्लेक्शन 0 है, मीन्स गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं हो रही। और जैसे ही हमें ये ऑब्जर्वेशन मिलेगा हम बिल्कुल इस इक्वेशन को यूज कर पाएंगे। तो इस इक्वेशन की वैलिडिटी की कंडीशन ही यही है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। और हम ये भी जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर से करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो करवाए जा सकते हैं। तो अगर मान लिया जाए आप y की वैल्यू को वेरी कर रहे हैं, तो अगर मान लिया जाए ये ऊपर वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल में है और नीचे वाला पॉइंट लो पोटेंशियल में, तो करंट ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगी, तो गैल्वेनोमीटर के इंडिकेटर में एक तरफ डिफ्लेक्शन आएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए नीचे वाला पॉइंट मेरा हाई पोटेंशियल में है और ऊपर वाला पॉइंट मेरा लो पोटेंशियल में है, तब उस केस में करंट हमारी नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करेगी और गैल्वेनोमीटर के इंडिकेटर की जो मूवमेंट होगी वो अपोजिट सेंस में हो जाएगी। लेकिन अगर मान लिया जाए इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए, मतलब अगर ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल में आ जाए, तभी हम कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर में मूवमेंट नहीं आनी चाहिए, उसका इंडिकेटर को मूव नहीं करना चाहिए
उससे फ्लो होने वाली करंट 0 होनी चाहिए, और उसी कंडीशन में हम P बाई क्यू की वैल्यू को x बाय वाई के इक्वल कर सकते हैं, और ये कंडीशन यहाँ पर हम फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ तक की तो बात मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब सवाल ये है कि ये इक्वेशन वैलिड होने की कंडीशन क्या है। इस इक्वेशन के वैलिड होने की कंडीशन है कि हमारे गैल्वेनोमीटर के इंडिकेटर में मूवमेंट नहीं आना चाहिए। तो होता क्या है कि जब हम y की वैल्यू को वेरी करते हैं तब गैल्वेनोमीटर के इंडिकेटर में मूवमेंट होती है। तो हम कहते हैं कि हमें एक ऐसी y की वैल्यू चाहिए जिस y के कॉरेस्पॉन्डिंग में हमारे गैल्वेनोमीटर के इंडिकेटर में डिफ्लेक्शन ना आए। मतलब उस केस में मेरा जो गैल्वेनोमीटर है काफी सेंसिटिवली काम करे, मतलब वो बहुत सेंसिटिवली इंडिकेटर को मूव करवाने के लिए कैपेबल हो। क्योंकि अगर मैं y की स्लाइट वैल्यू को वेरी करता हूं और मुझे अगर लार्ज डिफ्लेक्शन यहाँ पर ऑब्जर्व होता है तो मैं डेफिनेटली y की एक परफेक्ट वैल्यू सर्च कर पाऊंगा, जिस परफेक्ट वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग में मुझको x की एक परफेक्ट वैल्यू मिलेगी। इस इक्वेशन से मेरी x की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, इस इक्वेशन से x की वैल्यू हो जाएगी P बाई क्यू इंटू वाई। तो देखिए P एंड Q दोनों की वैल्यूज तो हमें मालूम है। y मेरा कौन है, y मेरा एक वेरिएबल रजिस्टर है जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं वेरी करूंगा। तो अब अगर मान लिया जाए आप चाहते हैं कि x की आपको एक मोस्ट प्रिसाइज्ड वैल्यू मिले, आपको x की एक ऐसी वैल्यू मिले जहां पर किसी तरह का एरर ना हो, आप x की एक परफेक्ट एक आइडियल वैल्यू निकालना चाहते हैं जिसमें एरर ना हो, तब डेफिनेटली आपको y की वैल्यू भी एकदम अच्छे ढंग से मेजर करनी पड़ेगी। आपको y की भी एक परफेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और जब तक आपके y में एरर होगा तब तक x में भी एरर आएगा, और अगर आपके y में एरर ना हो तो अगर y में एरर नहीं होगा तो x में भी एरर नहीं आएगा, ऑब्वियस बात है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि x की एक प्रिसाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको y की एक प्रिसाइज्ड वैल्यू की जरूरत होगी। और हम कहते हैं कि जब P एंड Q की वैल्यूज मोर और लेस इक्वल होती है, मींस जब वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, जब P एंड Q की वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है तब हमारे गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी हाईएस्ट होती है। उस केस में होता क्या है कि अब अगर मान लिया जाए आप y की वैल्यू को बहुत छोटा सा भी बदलेंगे, अगर आप बहुत स्लाइटली चेंज भी लाते हैं y की वैल्यू में, तब इंडिकेटर काफी ज्यादा मूव करता है, और इसीलिए आप एग्जैक्ट जीरो इंडिकेटर के लिए या मींस इंडिकेटर के जीरो पॉइंट पे रहने के लिए आप y की एक परफेक्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब P एंड Q की वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली सेम होगी तभी जाकर के सिचुएशन बन सकती है। और अब अगर मान लिया जाए P एंड Q की वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली सेम है तो P बाई Q की वैल्यू मोर और लेस 1 के आसपास आएगी, और तब हम क्या कह सकते हैं, तब x की वैल्यू भी बहुत क्लोज होगी y की वैल्यू के साथ। और इसी सिचुएशन में हमारी x की जो वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी वो क्या होगी, मोस्ट प्रिसाइज्ड होगी। तो यहां पर जो लिखा था शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ये बात एकदम सही है और ये जानकारी आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए। आगे कहता है कि जो P एंड Q की वैल्यूज होंगी स्मॉल होनी चाहिए, ये बात भी ठीक है, क्योंकि अगर मान लिया जाए P एंड Q की वैल्यूज काफी हाई होंगी, बड़ी होंगी, तब उस केस में P एंड Q में काफी ज्यादा हीट एनर्जी का लॉस होगा, काफी ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। उसके कारण हो ये सकता है कि हमारे जो कनेक्टिंग वायर्स हैं उनमें क्या हो, हीट जनरेशन के कारण उनका इंसुलेशन ब्रेकडाउन कर जाए, उनकी वायर का जो इंसुलेशन है वो खराब हो जाए, और हो सकता है कि उस केस में वायर का अगर इंसुलेशन ब्रेकडाउन करेगा तब हो सकता है कि कुछ करंट लीक हो जाए ग्राउंड की तरफ, और उस दौरान हम डेफिनेटली गैल्वेनोमीटर की जीरो डिफ्लेक्शन की कंडीशन को ठीक से फुलफिल नहीं कर पाएंगे। उस केस में हमारा एरर ज्यादा अराइज होने के चांसेस होंगे, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो P एंड Q की वैल्यूज होनी चाहिए वो स्मॉल होनी चाहिए, बट जितने वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे रेशियो उतना क्लोज 1 के बनेगा P बाई Q का, और उस केस में x की वैल्यू y के उतनी क्लोज बनेगी, और इस केस में हमें x की एक मोस्ट प्रिसाइज्ड वैल्यू मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आ गया होगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2022 से बिलोंग करता है, एंड क्वेश्चन है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक, हमको चारों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। पहला कहता है डिक्रीजेस फॉर कंडक्टर्स बट इंक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर, एकदम गलत बात है। ऑप्शन 2 कहता है इंक्रीजेस फॉर बोथ कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, ये बात भी एकदम गलत है। थर्ड कहता है डिक्रीजेस फॉर बोथ कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, ये बात भी एकदम गलत है। फोर्थ कहता है इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर्स बट डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर्स, ये बात एकदम सही है। और यही सवाल नीट में पहले भी आया हुआ है, अलग फॉर्मेट में था बट सेम सवाल पहले भी पूछा गया है। देखिए मैं आपको बता दूं कि कंडक्टर के केस में जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट उतनी फ्रीली नहीं हो पाती, उनके फ्री मूवमेंट में वहां पर ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस होता है, और उसी कारण से वहां पर कंडक्टिविटी कम होती है और रेजिस्टिविटी में इंक्रीमेंट होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। और इसे फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं
आर इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहाँ पर डेल्टा टी को हम कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर, अल्फा हमारे कांस्टेंट होता है जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और अल्फा की वैल्यू कंडक्टर्स के लिए होती है पॉजिटिव। का ये मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे तो अल्टीमेटली आर की वैल्यू आर नॉट से बड़ी होगी, मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पर बढ़ेगा। तो कंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर के इंक्रीमेंट के साथ रेजिस्टेंस डेफिनेटली बढ़ता है। बट अब अगर बात करें हम सेमीकंडक्टर की, तो जब आप सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल में होते हैं या वैलेंस बैंड में होते हैं उनको एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी को गेन करके वो एनर्जेटिक हो जाते हैं, और एनर्जेटिक होकर के वो वैलेंस बैंड से जंप कर जाते हैं कहाँ पर, कंडक्शन बैंड की तरफ। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कंडक्शन बैंड तक चली जाती है तब वो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर पाते हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की तरफ पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ जब इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड की तरफ जाते हैं तब वहां पर वो वैकेंसी क्रिएट करते हैं, कहां पर, वैलेंस शेल में और वैलेंस बैंड में। और वैलेंस बैंड में जो वैकेंसी क्रिएट होती है उसे हम कहते हैं होल। एंड सेमीकंडक्टर के केस में होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं करंट को फ्लो कराने के दौरान। तो अब अगर आप सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तब उस दौरान बॉन्ड टूटते हैं, एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ने के कारण वो वैलेंस बैंड से जंप करेंगे कंडक्शन बैंड की तरफ। तो जब वो जंप करेंगे तब वहां पर बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड के टूटने से इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर्स का फॉर्मेशन होगा, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर का फॉर्मेशन होगा उतने ज़्यादा वहाँ पर चार्ज कैरियर्स होंगे, जितने ज़्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे वहाँ पर उतनी अच्छी कंडक्टिविटी होगी, और जितनी अच्छी कंडक्टिविटी होगी उतना कम रेजिस्टेंस होगा, और इसीलिए डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर करेक्ट होगा, और इसीलिए ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2023 से है, एंड क्वेश्चन है इफ द गैल्वेनोमीटर G डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन द सर्किट शोन द वैल्यू ऑफ R इज गिवन बाय। ठीक है, हमें ये कह रहा है कि इस पर्टिकुलर सर्किट में गैल्वेनोमीटर में किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं है, तब उस केस में R की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, बहुत इजीली सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर मान लिया जाए गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आया, इसका ये मतलब है कि इस गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही, मतलब ना तो कोई करंट लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही होगी, ना तो कोई करंट राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही होगी। एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू आप दोनों ही डायरेक्शन से करंट फ्लो करा सकते हो, मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट लेफ्ट से राइट की तरफ भी जा सकती है, राइट से लेफ्ट की तरफ भी जा सकती है। और गैल्वेनोमीटर एक हाईली सेंसिटिव डिवाइस है, मीन्स स्मॉल से स्मॉल करंट भी अगर इससे पास करे तो डिफ्लेक्ट करता है। बट कहता क्या है यहाँ पर कि किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन वो शो नहीं कर रहा। इसका ये मतलब है न तो कोई करंट लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है और न तो कोई करंट राइट से लेफ्ट की तरफ आ रही है। इसका ये मतलब रहा कि ये जो आप लेफ्ट वाला लूप देख रहे हो ये इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहा है और ये हमारी सेल इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रही होगी। मतलब इधर से न तो कोई एनर्जी का या फिर करंट का ट्रांसफर लेफ्ट की तरफ हुआ और इधर से किसी भी तरह से न तो कोई करंट या फिर एनर्जी का ट्रांसफर राइट की तरफ हुआ। इसका ये मतलब है कि जितने भी करंट हमारी इस 400 ओम के रेजिस्टर से फ्लो कर रही होगी, एग्जैक्टली सेम करंट हमारे इस आर से भी फ्लो करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी करंट राइट की तरफ नहीं जा सकती है ना। तब अगर मैं इस वाले पार्ट को अगर आइसोलेट कर दूं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि 400 ओम एंड ये जो आर है हमारा दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। और अब अगर ऐसा है तब उस केस में हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो मेरी करंट की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी। करंट की वैल्यू मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं आई विल बी इक्वल टू कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है 10 वोल्ट का। और क्योंकि दोनों अब सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए हैं तो 400 एंड आर के सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 400 प्लस आर। एंड फाइनली ये मेरी करंट की वैल्यू होनी चाहिए, हाँ कि नहीं। तो इतनी करंट हमारी फ्लो कर रही है 400 ओम के रजिस्टर से भी आर से भी। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं इस आर के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस किस वैल्यू का होगा, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं तो आप कैसे निकालेंगे। अगर आपको वी की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ी तो क्यों पड़ रही है मैं आपको बताऊंगा, बट अगर मान लीजिए आपको वी की वैल्यू निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे। तो वी की वैल्यू डेफिनेटली आई इंटू आर होना चाहिए कि नहीं। इस रजिस्टर से फ्लो होने वाली करंट आई है, इसकी रेजिस्टेंस आर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो इसके अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो वी की वैल्यू डेफिनेटली हो जाएगी आई इंटू आर। आई की जगह मैं पुट कर देता हूं 10 अपॉन 400 प्लस आर इंटू आर, और ये मेरी वी की वैल्यू होनी चाहिए।
यहां तक की बात मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बात मैंने आपको कई बार सिखाई, दैट व्हेन टू पॉइंट्स आर कनेक्टेड either by a conducting wire or are directly touched with each other, their potentials become same, है ना। मैं कहना ही चाहता हूं कि अगर दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, या दो अलग अलग कंडक्टर्स हैं, या दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, और अब अगर हम उन दोनों पॉइंट्स को आपस में कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट कर दें, तब उस केस में उन दोनों पॉइंट्स की पोटेंशियल्स की वैल्यू सेम हो जाती है। और इसी नोट पे अगर आप देखेंगे, तब इस केस में इस रजिस्टर आर का एक एंड और इस 2 वोल्ट की सेल का एक एंड आपस में कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं इसका क्या मतलब रहा। इसका ये मतलब रहा कि डेफिनेटली ये रजिस्टर आर का नीचे वाला पॉइंट और ये सेल की नेगेटिव टर्मिनल दोनों सेम पोटेंशियल्स में है, हाँ कि नहीं। परफेक्ट बात है। मतलब जितनी पोटेंशियल इस पॉइंट की होगी, सेम पोटेंशियल इस टर्मिनल की भी होनी चाहिए। अब बताओ, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं हो रही। इसका क्या मतलब है कि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि गैल्वेनोमीटर के जो दो एंड्स हैं, उन एंड्स पे रहने वाला पोटेंशियल का वैल्यू सेम होना चाहिए। मतलब जितना पोटेंशियल हमारे गैल्वेनोमीटर का ये वाले पॉइंट का होगा, उतना ही पोटेंशियल हमारे गैल्वेनोमीटर के अदर पॉइंट का भी होगा। बट ये अदर पॉइंट हमारे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और ये जो पॉइंट है हमारे इसी रजिस्टर के अदर एंड से कनेक्टेड है। इसका ये मतलब रहा, ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल में है, ये दोनों पॉइंट्स हमारे सेम पोटेंशियल में आ गए। मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस हमारे इस सेल का है, एग्जैक्टली सेम पोटेंशियल डिफरेंस हमारे इस रजिस्टर आर के पास भी होना चाहिए। और इसीलिए क्योंकि इतना पोटेंशियल डिफरेंस हमारे इस सेल के इस रजिस्टर के अक्रॉस है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस हमारे इस सेल के पास भी होनी चाहिए। और इसीलिए मैं यहां पर बिल्कुल इस v की वैल्यू को 2 के इक्वल कर सकता हूं। सॉल्व करते ही आंसर आ गया। आंसर तो इट विल बी इक्वल टू 10r इक्वल टू 800 प्लस 2r। नेक्स्ट स्टेप में 2r को LHS की तरफ लेंगे, तो 8r विल बी इक्वल टू 800, r विल बी इक्वल टू 800 अपॉन 8 दैट इक्वल्स टू 100 ओम। और इसीलिए 100 ओम इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होना चाहिए। ऑप्शन 3 के साथ जाऊंगा। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2023 से है, एंड क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ अ कार्बन रजिस्टर determined from color codes is 22,000 plus minus 5% ohm. The color of the third band must be। ठीक, मैं आपको समझाता हूं। इस तरह का सवाल नीट में पहले भी आया है, और मैंने काफी डिटेल में आपको उन सवालों को सॉल्व करना भी सिखाया है। देखिए, एक कार्बन रजिस्टर के सरफेस में 4 कलर्स की बैंड होती हैं, और हर एक बैंड एक कोड को शो करती है, और उस कोड के कॉरेस्पॉन्डिंग में हम उस रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, है ना। यहाँ पर टोटल कितनी स्ट्रिप्स होती हैं? टोटल 4 स्ट्रिप्स होंगी, कलर की 4 बैंड्स होती हैं। फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड एंड फोर्थ बैंड। इसमें जो पहली बैंड होती है वो हमारे रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू के फर्स्ट डिजिट को शो करती है। सेकेंड बैंड हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू के सेकेंड डिजिट को शो करेगी। थर्ड बैंड हमारे मल्टीप्लायर को शो करती है। मल्टीप्लायर मीन्स कि जो हमारी शुरुआत की जो 2 डिजिट्स थी उसके साथ हमारे 10 का पावर क्या मल्टीप्लाई करना होगा। एंड जो फोर्थ हमारी बैंड होती है वो हमारी टॉलरेंस की वैल्यू को शो करती है। इसको समझाने के लिए मैं इसी वैल्यू की मदद ले लेता हूं। हमें दिया है 22,000 प्लस माइनस 5%। इसे मैं लिख सकता हूं 22 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस माइनस 5%, है ना। मैं इस तरह से लिख सकता हूं इस वैल्यू को। तो मेरी रेजिस्टेंस के पहले डिजिट की वैल्यू है 2। तो ये 2 की वैल्यू हमें कहां से पता चली? पहले बैंड से पता चलेगी। सेकेंड डिजिट की वैल्यू सेकेंड बैंड से पता चलेगी। यहां पर 22,000 का जो 1000 है, जो 10 टू द पावर 3 है, ये हमें थर्ड बैंड से पता चलेगा। एंड जो हमारा प्लस माइनस 5% का जो टॉलरेंस है वो हमारी फोर्थ बैंड से पता चलता है। तो मैंने आपको एक सेंटेंस याद रखने को कहा था, और उस सेंटेंस की मदद से आप कलर का सीक्वेंस और उस सीक्वेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग में कोड की वैल्यू याद रख पाएंगे बोल करके मैंने आपको एक सेंटेंस बताई थी। और मैंने कहा था कि उस सेंटेंस की मदद से आप इजीली कलर एंड कलर के कॉरेस्पॉन्डिंग के कोड की वैल्यू को इजीली याद रख सकते हैं। तो वो सेंटेंस आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। वो सेंटेंस मैंने आपको बताया था, मिस्टर ब्लैक ब्राउन रॉय ऑफ ग्रेट भारत हैज अ very
वुड वाइफ, ये हमारी सेंटेंस थी। इसमें टोटल 10 कलर्स होते हैं और हर कलर एक कोड को शो करता है। तो 10 कलर कौन कौन है? तो पहला कलर है ब्लैक, देन ब्राउन, 2 कलर हो गया। तीसरा कलर हमारा रेड है, चौथा कलर ऑरेंज है, पांचवा कलर हमारा येलो है, छठवां कलर हमारे इस जी से बनता है ग्रीन, सातवां कलर हमारा इस बी से बनता है ब्लू, आठवां कलर हमारा इस वेरी के वी से बनता है वायलेट, जो हमारा 9वां कलर होगा वो होगा गुड के जी से ग्रे, एंड जो 10वां कलर होता है इस वाइफ के डब्ल्यू से बनता है व्हाइट, है ना। तो ये हमारे टोटल 10 कलर होते हैं। इसमें हर कलर एक कोड को शो करता है। जहां तक मैं बात करूं मल्टीप्लायर की, क्योंकि हमें थर्ड बैंड के बारे में पूछा गया है, तो ब्लैक के लिए होता है 10 का पावर 0, ब्राउन के लिए होता है 10 का पावर 1, रेड के लिए होता है 10 का पावर 2, ऑरेंज के लिए होता है 10 का पावर 3, येलो के लिए होता है 10 का पावर 4, एंड सिमिलर वे में आखिरी हमारे व्हाइट के लिए बनता है 10 टू द पावर 9। और इस तरह से हम मल्टीप्लायर की वैल्यू को ऑब्टेन करते हैं। तो मुझको तो यहाँ पर 10 का पावर 3 चाहिए, तो 10 का पावर 3 कौन से कलर के लिए होगा? ऑब्वियसली ऑरेंज के लिए, और इसीलिए ऑरेंज इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए। तो मैं ऑप्शन 3 के साथ आगे बढ़ूंगा, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2023 से है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट इज। हमको यहाँ पर ये बताना है कि इस सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होगी एंड करंट का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की मदद से इस सवाल को सॉल्व करना चाहिए, और बहुत इजीली आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ मैंने आपको सिखाया है, अगर आप लगा लेते हैं तो आपको बिल्कुल आंसर मिल जाएगा। सवाल क्या है कि यहाँ पर हमको करंट का डायरेक्शन भी बताना है। हमें ये बताना है कि करंट फ्लो किस पॉइंट से लेकर के किस पॉइंट की तरफ हो रही है। तो क्योंकि अभी अगर फिलहाल में आपको करंट के डायरेक्शन को लेकर के कोई जानकारी नहीं है, तो आप कोई भी एक रैंडम डायरेक्शन में करंट को लेकर के आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अगर आपको मिलने वाला आंसर पॉजिटिव मिला, मतलब जो डायरेक्शन आपने करंट का एज्यूम किया था वही करेक्ट आंसर होगा, वही डायरेक्शन ही हमारे करंट के फ्लो का होगा। लेकिन अगर आपको मिलने वाला आंसर नेगेटिव मिले, तब आप समझ जाना कि जो डायरेक्शन आपने कंसिडर किया था करंट उस डायरेक्शन में फ्लो ना होते हुए उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। और इस वे में हम करंट के डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं। तो कोई भी आप एक रैंडम डायरेक्शन को ले लो। एक काम करता हूं, मैं क्लॉकवाइज ऑर्डर में करंट आई फ्लो करिए मैं मान करके चलता हूं। आई की जो भी वैल्यू आ जाएगी वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। पॉजिटिव आई तो करंट क्लॉकवाइज है, नेगेटिव आई तो करंट एंटी क्लॉकवाइज है। मैंने कहा था कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ समझाने के दौरान कि क्लोज्ड लूप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी एलिमेंट्स के अक्रॉस रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होगा क्लोज्ड लूप के लिए वो अल्टीमेटली 0 होगा। द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स इन अ क्लोज्ड लूप इक्वल्स टू 0। जब हम क्लोज्ड लूप के अलोंग सभी एलिमेंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं तब हम एक साइन कन्वेंशन को यूज करते हैं, एंड उस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली अगर आपके पोटेंशियल डिफरेंस को लिखने का सेंस एंड रजिस्टर में फ्लो होने वाली करंट का सेंस सेम हो, तब उस केस में रजिस्टर के अक्रॉस रहने वाली पोटेंशियल डिफरेंस को लेंगे पॉजिटिव, अदरवाइज लेंगे नेगेटिव। अब अगर आप सेल के हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, पहले पॉजिटिव टर्मिनल आएगी बाद में नेगेटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस को लेंगे पॉजिटिव। और अब अगर आप मान लो सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तब हम पोटेंशियल डिफरेंस को लेते हैं नेगेटिव। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम केवीएल को अप्लाई करते हैं। तो काम करते हैं, पॉइंट ए से शुरुआत करेंगे, क्लॉकवाइज ऑर्डर में मूव करेंगे एंड फाइनली पॉइंट ए तक पहुंचेंगे, और जितने एलिमेंट्स मिलेंगे उन सभी एलिमेंट्स के अक्रॉस रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंसेस को लिखते जाएंगे, साइन कन्वेंशन भी प्रॉपर्ली यूज करते जाएंगे, सम को अल्टीमेटली 0 के इक्वेट कर देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए नाउ मैं जा रहा हूं ए से बी से सी से फिर डी से होते हुए ए तक, तो मैं जा रहा हूं राइट की तरफ, करंट भी मैंने लिए राइट की तरफ। तो क्योंकि मेरे पोटेंशियल डिफरेंस को लिखने का सेंस एंड इस रजिस्टर में फ्लो होने वाली करंट का सेंस सेम है, तब डेफिनेटली इसके अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस में पॉजिटिव लूंगा, और पॉजिटिव कितना लूंगा आई आर, तो आई इंटू 2 हो जाएगा 2i। ओम्स लॉ कहता है v इक्वल टू आई आर, तो आई आर हो गया हमारा। अब क्योंकि इसके बाद मेरे ये सेल आ रही है 10 वोल्ट वाली, अब क्योंकि मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूं तो डेफिनेटली यहाँ पर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस सेल के लिए होगा नेगेटिव, इसके लिए हो जाएगा ये -10। अब बात करते हैं इस सेल की, तो इस सेल के क्योंकि मैं पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव लेकर के मैं लूंगा +5। अब ये रजिस्टर की बारी है, अब मैं जा रहा हूं राइट की तरफ, इसमें फ्लो होने वाली करंट भी है राइट की तरफ, तो अगेन पॉजिटिव साइन हो जाएगा, तो आई आर मीन्स आई इंटू 1 आई हो जाएगा। अब बी से सी होते होते फिर फाइनली हम यहाँ तक आए। अब सेम करंट ये हमारी
7 ओम के रजिस्टर से भी फ्लो हो रही है। अब इसमें फ्लो होने वाली करंट है लेफ्ट की तरफ, मैं जा भी रहा हूँ लेफ्ट की तरफ, तो डेफिनेटली अगेन मेरे मूवमेंट का सेंस एंड करंट के फ्लो का सेंस सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगेन पॉजिटिव एंड आई आर से हो जाएगा I इंटू 7 दैट इज 7I, राइट। होते होते मैं पॉइंट डी तक आ गया, डी से मैं ए तक आ गया। तो टोटल 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स थे। 5 एलिमेंट्स के लिए मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को लिखा। अब सम क्या हो जाना चाहिए, मेरा हो जाना चाहिए 0। तो सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इंप्लाइज दैट 2I प्लस I बिकम्स 3I, 3I प्लस 7I बिकम्स 10I। नाउ माइनस 10 प्लस 5 बिकम्स -5, जो कि RHS में जाकर के हो जाएगा +5। तो I की वैल्यू आ रही है 5/10 दैट इज 0.5 एम्पियर। तो इससे एक बात तो समझ में आ गई कि करंट जो होगी वो 0.5 एम्पियर ही होगी। और आप देखेंगे तो मेरा जो करंट का जो साइन आया है वो पॉजिटिव आया है। इसका ये मतलब है कि जो मैंने एजम्पशन लिया था कि करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही होगी वो मैंने सही एज्यूम किया था और इसीलिए मेरा आंसर पॉजिटिव आया है। अगर मान लिया जाए आप करंट को क्लॉकवाइज ना लेकर के एंटी क्लॉकवाइज लिए होते तो आपको वैल्यू तो 0.5 ही मिलती, बट आपको साइन माइनस के साथ आता, मीन्स आप -0.5 एम्पियर वैल्यू ऑब्टेन करते और माइनस साइन से आप ये जज कर लेते कि आपने जो सेंस लिया था करंट के फ्लो का, करंट वैसे फ्लो ना हो करके जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। इसीलिए करंट क्लॉकवाइज ही होगी और वैल्यू 0.5 होगी। तो 0.5 वाली ये हमारा ऑप्शन है। तो 0.5 एम्पियर फ्रॉम ए टू बी थ्रू ई एकदम सही जवाब है। ए टू बी थ्रू ई एकदम सही जवाब है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2023 से है। 10 रजिस्टर्स each of resistance are connected in series to a battery of EMF E and negligible internal resistance. Then these are connected in parallel to the same battery. The current is increased n times the value of n is. एग्जैक्टली सेम तरह का सवाल पहले भी आया है, मैंने करना सिखाया है, एक बार और करते हैं। तो देखिए 10 रजिस्टर्स हैं, सबके रेजिस्टेंस की वैल्यू R है और इनको सीरीज में लगा दिया गया। तो फर्स्ट केस में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप ही बताएं। इट विल बी इक्वल टू 10R, यस और नो। नाउ इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया जिसके EMF की वैल्यू E है एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तब इस दौरान मान लो जो हमारी फ्लो होने वाली करंट है उसको मैं मान लेता हूं I। तो बिल्कुल आप ओम्स लॉ से बता सकते हैं कि I की वैल्यू E/10R होनी चाहिए, हाँ कि नहीं। ये मेरा पहला केस था। अब कहता है कि इन्हीं 10 रजिस्टर्स को अब हमने पैरेलल में लगा दिया। तो इक्वल वैल्यूज वाले 10 रजिस्टर्स को अगर पैरेलल में लगा दोगे तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू R/10, है ना। ये शॉर्टकट हमने पहले सीख लिया है ना। अब सेम सेल के साथ आपने सेम बैटरी के साथ लगाया है तो इसीलिए अभी भी हमारी बैटरी की EMF E होगी। और अब हमारी जो करंट है वो पहले की तुलना में n टाइम्स हो गई है। तो अब अगर पहले करंट आई थी तो अब की करंट में कितनी लूं, डेफिनेटली मुझे Ni लेना चाहिए। एंड अगेन ओम्स लॉ से मैं लिख सकता हूं कि जो Ni की वैल्यू होगी वो डेफिनेटली EMF E/R/10 होनी चाहिए, जिसे मैं 10E/R भी लिख सकता हूं। तो ये मेरी अब बात की हमारी इक्वेशन होगी। सेकेंड सर्किट के लिए मेरी ये इक्वेशन होगी, फर्स्ट सर्किट के लिए मेरी ये इक्वेशन होगी। इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसे मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। मुझको फाइनली बताना किसकी वैल्यू है, मुझे तो n की वैल्यू बतानी है। तो काम करते हैं ना, i को एलिमिनेट कर देते हैं। मैं i की वैल्यू को इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ। तो n अपनी जगह पे रहने दो, i की जगह में लिख देता हूँ E/10R, बाकी मेरा 10E/R को वैसा का वैसा छोड़ दो। तो नाउ E आपस में कैंसिल, R आपस में कैंसिल। n की वैल्यू निकालने के लिए इस 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा RHS में। सो 10 इंटू 10 विल बिकम 100 एंड फाइनली n की वैल्यू मेरी 100 आएगी, जो कि इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2023 से है। क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 2 ओम एंड 6.8 ओम एट 80 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज। ठीक, मैं समझाता हूं आपको। जैसा कि मैंने बताया कि गुड कंडक्टर्स के केस में जब हमारे पास एक मेटल होता है, एक गुड कंडक्टर होता है, उस केस में टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू में इंक्रीमेंट आता है। हमने पढ़ा अभी जस्ट, हमने सवालों को सॉल्व करने के दौरान हमने देखा कि कंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर के इंक्रीमेंट के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू में इंक्रीमेंट आता है। और उस इंक्रीमेंट को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं R = R0 × 1 + α ΔT, जहां पर हम
आर नॉट को कहते हैं इनिशियल रेजिस्टेंस, आर हमारी फाइनल रेजिस्टेंस होगी, डेल्टा टी हमारा चेंज इन टेम्परेचर होता है, एंड अल्फा को हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और इसी फॉर्मूले से हमको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो देख लीजिए बहुत आसान है। तो पहले मेरे 0 डिग्री में रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम थी, तो शुरुआत का रेजिस्टेंस कितना था, 2 ओम था। इसके लिए आर नॉट की जगह में आ गया 2 इंटू 1 प्लस अल्फा, अल्फा तो निकालना है। अब टेम्परेचर को आपने 0 डिग्री से मेंटेन किया 80 डिग्री, तो आपका चेंज इन टेम्परेचर हो गया 80 माइनस 0, तो डेल्टा टी की जगह में मुझको 80 लिख देना चाहिए, इक्वल्स टू, अब मेरी फाइनल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू बताई गई है 6.8, इसके लिए आर की जगह में मैं 6.8 लिख देता हूँ, इम्प्लाइज दैट। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इस 2 को डिवाइड कर दूँ तो 6.8 बाई 2 हो जाएगा 3.4 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू 80। अब 3.4 माइनस 1 करूँगा तो डेफिनेटली मुझे मिलेगा 2.4 इक्वल टू अल्फा इंटू 80। फाइनली अल्फा की वैल्यू निकालनी है हमें, तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए मुझे 80 डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2.4 डिवाइडेड बाई 80 करना है ना, दिस विल बी इक्वल टू, अब हम क्या जानते हैं 8 3 जा 24 होता है, तो 24 बाई 8 की वैल्यू 3 हो गई। ये डेसिमल और ये जो डिनोमिनेटर में 10 था ये हो करके हो जाएगा 10 टू द पावर -2, एंड जो यूनिट है हमारी वो पर डिग्री सेल्सियस होती है या फिर पर केल्विन भी हो सकती है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो डेफिनेटली मैं 3 इंटू 10 टू द पावर -2 को टिक करूंगा, सो ऑप्शन 3 के साथ जाना चाहेंगे, जो कि इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है ना। यहाँ पर 80 में मैं 8 इंटू 10 लिख सकता हूँ और 2.4 को 24 इंटू 10 टू द पावर -1 लिख सकता हूँ। सो 24 अपॉन 8 बिकम्स 3, 10 टू द पावर -1 था डिवाइडेड बाई 10 था, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर -2, है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2023 मणिपुर से है, एंड क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटेरियल हैज द स्मॉलेस्ट रेजिस्टिविटी। तो बोलता है कि इन चारों में से कौन सा वो मेटेरियल है जिसके पास स्मॉलेस्ट सबसे छोटा रेजिस्टिविटी है। स्मॉलेस्ट रेजिस्टिविटी मतलब क्या होगा, लार्जेस्ट कंडक्टिविटी, लार्जेस्ट कंडक्टिविटी। यानी बात हम अच्छे से जानते हैं, अमंग ऑल कंडक्टर्स सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। सिल्वर को हम सबसे अच्छा कंडक्टर मानते हैं, और इसीलिए ग्लास, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड सिल्वर में सिल्वर ही करेक्ट आंसर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे आसान सवाल हो नहीं सकता। और अगर हम देखें भी तो ग्लास तो एक इंसुलेटर है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, एंड सिल्वर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो वैसे भी सिल्वर ही करेक्ट आंसर ही होना था। बहुत आसान सा सवाल था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन नीट 2023 मणिपुर से है। अ सर्टेन वायर ए हैज रेजिस्टेंस 81 ohm. The resistance of another wire B of same material and equal length but of diameter thrice the diameter of A will be. ये भी बहुत आसान सा सवाल है। हम जानते हैं कि किसी वायर के रेजिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाई ए। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। बोलता है कि शुरुआत में एक वायर थी A जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 81 ओम, तो R की जगह में 81 लिख देता हूँ, रेजिस्टिविटी को रो रहने देते, लेंथ को L रहने देते, एरिया की जगह में मैं पाई R स्क्वायर कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब कहता है कि हमारे पास एक दूसरी वायर है जो कि सेम मटेरियल की बनी हुई है। इसका मतलब सेकेंड वायर B के भी रेजिस्टिविटी की वैल्यू रो ही मेंटेन होगी। इक्वल लेंथ मतलब उसके लिए भी लेंथ में L लूंगा, बट बोला ये है कि उसका जो डायमीटर है वो A के डायमीटर की तुलना में 3 टाइम्स है। तो भैया अगर A के कंपैरिजन में B का डायमीटर 3 टाइम्स है, तो डायमीटर 3 टाइम्स है तो रेडियस कितना टाइम्स होगा। तो भैया डायमीटर अगर 3 टाइम्स है तो उसी हिसाब से रेडियस भी 3 टाइम्स होना चाहिए, क्योंकि डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो डायमीटर को ट्रिपल करोगे तो रेडियस को भी तो ट्रिपल ही करोगे। और इसीलिए अगर मैं बात करूं B की, तो B के रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पर बतानी है। तो B के रेजिस्टेंस को मैं R मान लेता हूं, जो मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि सेम मटेरियल है तो रो सेम रहा, सेम लेंथ के लिए L सेम रहा। जहां तक एरिया का सवाल है तो पाई अपनी जगह पर है, और क्योंकि यहाँ पर डायमीटर थ्राइस है तो रेडियस को भी मैं थ्राइस कर देता हूँ, तो R की जगह में 3R आ जाएगा, एंड 3R के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9R स्क्वायर। नाउ दिस विल बी इक्वल टू रो इंटू L अपॉन पाई R स्क्वायर इंटू 1/9। बट अगर आप इस वैल्यू को देखेंगे तो ये तो मेरा पहले का रेजिस्टेंस था, तो पहले का रेजिस्टेंस कितना था मेरा 81 था,
और 81 को मुझे 1/9 से मल्टीप्लाई करना है एंड 81/9 की वैल्यू 9 होती है। सो 9 ओम इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 4 के साथ हम जाना चाहेंगे जो कि इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2023 मणिपुर से है। क्वेश्चन है कॉपर वायर ऑफ रेडियस 1 mm contains 10⁻22 free electrons per cubic meter. The drift velocity for free electrons when 10 ampere current flows through the wire will be given. Charge on electron equals to 1.6 into 10⁻19 कूलम। ठीक, बहुत आसान सा सवाल है। अगेन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, और अगर आप लोगों को करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशनशिप मालूम है तो आप बहुत इजीली सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और इस रिलेशनशिप को हमने पहले भी देखा है। रिलेशनशिप है दैट करंट आई की वैल्यू होती है एन ई इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू एरिया ए। ये हमारा फॉर्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। यहाँ पर आई हमारी वायर से फ्लो होने वाली करंट होती है, एन को हम कहते हैं नंबर डेंसिटी, और नंबर डेंसिटी होती है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, यही तो मेरा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो मुझे स्मॉल एन की वैल्यू ऑलरेडी 10⁻22 गिवन है। ई हमारे इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती जो भी हमें यहाँ गिवन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। एरिया के लिए आपको वायर के रेडियस की जानकारी है, तो सारी वैल्यूज मालूम है आपको। सॉल्व करते हैं आंसर। तो फाइनली मैं आई की जगह में लिख देता हूँ 10 एम्पियर इक्वल टू एन की जगह में 10⁻22, ई की जगह में 1.6 इंटू 10⁻−19। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना चाहते हैं इंटू, अब बात करते हैं एरिया की, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस की वैल्यू 1 mm मीन्स 10⁻³ मीटर है। आर स्क्वायर करूंगा तो 10⁻³ के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 10⁻6। तो मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी है। सॉल्व करते हैं आंसर, तो देख लेते हैं इंप्लाइज दैट आरएचएस में मेरे पास 10⁻22 इंटू 10⁻−19 है, जो हो जाएगा 10⁻3। 10⁻3 इंटू 10⁻6 हो जाएगा 10⁻−3, जो एलएचएस में आकर के डिवाइड होगा। फिर न्यूमरेटर में हो जाएगा 10⁻+3, जो इस 10 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 10⁻+4 इक्वल टू 1.6 पाई इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए अल्टीमेटली क्या करें, 1.6 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, और 1.6 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 1/1.6 पाई इंटू 10⁻4। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब मैं बता दूं 1/1.6 की वैल्यू होती है 0.625 डिवाइडेड बाय पाई रहने दो इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। यही हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होनी चाहिए। तो मैं 0.625 इंटू 10⁻4 को क्या लिख सकता हूँ, 6.25 इंटू 10⁻3 साइंटिफिक नोटेशन में, है ना। तो ये मेरा फाइनली क्या हो जाना चाहिए, 6.25 अपॉन पाई इंटू 10⁻3 हो जाना चाहिए, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा। और इसीलिए हमारा फाइनल आंसर होगा 6.25 अपॉन पाई इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2023 मणिपुर से है। द ईएमएफ ऑफ अ सेल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm इज बैलेंस्ड अगेंस्ट अ लेंथ ऑफ 330 cm on a potentiometer wire. When an external resistance of 2 ohm is connected across the cell, the balancing length will be। ठीक, मैं आपको समझाता हूं। कहता है कि एक सेल है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ohm है, और जब उसको हमने एक पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्ट किया तब उसकी ईएमएफ की वैल्यू 330 सेंटीमीटर में जाकर के बैलेंस हुई। तो कहता है कि अगर उसको 2 ohm के साथ कनेक्ट कर दें तब उस केस में बैलेंसिंग लेंथ की वैल्यू क्या होगी। आसान क्वेश्चन है, देखिए मैं समझाता हूं। यहां पर जो मेरा पोटेंशियोमीटर वायर का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसको मैं मान लेता हूं अल्फा, है ना। मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को मान के चलता हूं अल्फा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। आने वाला पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट लेंथ में जो बनेगा उसे हम कहते हैं कितना है, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसे मैं अल्फा मान लेता हूं। तो अगर यूनिट लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अल्फा है तो 330 सेंटीमीटर की लेंथ में क्या पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल टू 330 अल्फा। और यही मेरी ईएमएफ की वैल्यू है जो बताया गया है।
परफेक्ट, यहां तक की बात तो एकदम क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि इसी सेल के थ्रू एक 2 ओम के रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया गया। अब जैसे आपने उस सेल के साथ एक 2 ओम के रजिस्टर को कनेक्ट किया, उस सेल से करंट फ्लो होने लगी, और करंट फ्लो होने लगी मतलब वो डिस्चार्ज होने लगा, और डिस्चार्ज होने लगा तो अब उसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, जिसकी वैल्यू होगी E माइनस आई आर, है ना। तब ये हो जाएगी हमारी सेकेंड केस में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू E माइनस आई आर, और इसकी वैल्यू अब किस लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग में बैलेंस होगी हमें बतानी है। तो मैं उस लेंथ को फिलहाल L मान लेता हूं, और ग्रेडियंट की वैल्यू अल्फा अपनी जगह पर रहने दो। तो इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं फिलहाल, और इसे कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे I की जानकारी चाहिए। अब मैं I की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, तो भैया यहाँ पर जो मेरी सेल की EMF E है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है, और जो लोड हमने यहाँ कनेक्ट किया था वो 2 ओम का है। तो डेफिनेटली I की वैल्यू EMF अपॉन इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन 2 + 1 हो जाएगा 3। इतने एम्पियर की मेरी करंट फ्लो होनी चाहिए, तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पर L की वैल्यू बतानी है, तो काम करते हैं, इक्वेशन 1 की मदद से मैं यहाँ पर EMF की वैल्यू को पुट करता हूँ, 3 की मदद से मैं I की वैल्यू को पुट करता हूँ, और फाइनली L की वैल्यू को निकाल लेता हूँ। तो चलिए इक्वेशन 1, 2, 3 तीनों की हेल्प ले रहे हैं, तो हमें क्या मिलने वाला, तो EMF की वैल्यू हो गई 330 अल्फा माइनस, अब I की वैल्यू क्या हो गई, I की वैल्यू हो गई E/3 इंटू स्मॉल आर मेरे सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, जो कि मुझे 1 गिवन है, इक्वल टू L इंटू अल्फा। परफेक्ट, नाउ इंप्लाइज दैट अगेन 330 अल्फा माइनस EMF की वैल्यू वापस से मैं लिख सकता हूं 330 अल्फा, तो 330 अल्फा अपॉन 3 की वैल्यू हो जाएगी 110 अल्फा इक्वल्स टू L अल्फा। अल्फा 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 आपस में कैंसिल, तो 330 माइनस 110 की वैल्यू हमारी L हो जाएगी। तो फाइनली L की वैल्यू 220 सेंटीमीटर मेरी आ रही है, जो कि मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर होना भी चाहिए, और मैं ऑप्शन 3 के साथ जाऊंगा, जो कि इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2024 से है, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हिच EMF is 10 volt and internal resistance 1 ohm when connected through an external resistance of 4 ohm as shown in the figure is। all right, ये अगेन हमारे बैटरी के डिस्चार्जिंग का केस है। यहाँ पर हमारी एक 10 वोल्ट की बैटरी है, ये हमारी एक 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारी सेल का, और यहाँ पर हमें बोला है कि अगर एक 4 ओम के एक लोड के साथ कनेक्ट कर दें तो टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। टर्मिनल वोल्टेज तो डिस्चार्जिंग का केस है, डिस्चार्जिंग के केस में V की वैल्यू कितनी होती है, E माइनस आई आर होती है, जहां पर R हमारी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। अब सवाल है कि I की वैल्यू क्या होगी, तो डेफिनेटली करंट I जो मेरी फ्लो हो रही है यहाँ पर, वो इस EMF के कॉरेस्पॉन्डिंग में डेवलप होगी, और डिपेंड करेगी कि हमारे पूरी सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो कितना हमने वोल्टेज अप्लाई किया, EMF हमारा कितना है, हमारा 10 वोल्ट है ना, और EMF को फिलहाल E रख देता हूं। और अब मेरे सर्किट के पूरे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, 4 + 1 5 हो गई, तो यहाँ पर 5 डिवाइड हो जाना चाहिए, एंड फाइनली स्मॉल r की वैल्यू हमारी 1 है, तो मैं 1 मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस सॉल्व करते हैं आंसर। तो EMF की वैल्यू हमें गिवन थी हाउ मच, 10, तो 10 माइनस 10/5 दैट इज 2, सो आंसर विल बी 8 वोल्ट। 8 वोल्ट इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 3 के साथ जाएंगे, जो कि करेक्ट आंसर है। देखिए सेल के डिस्चार्जिंग के दौरान पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू E माइनस आई आर होती है। E मालूम था, R मालूम था, I नहीं मालूम था। अब I निकालना था, मैंने देखा इस सर्किट के टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 + 1 5 है। 5 ओम का अगर रेजिस्टेंस हम 10 वोल्ट की EMF वाली बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, तब डेफिनेटली करंट की वैल्यू 10/5 2 एम्पियर होगी, तो I की वैल्यू 10/5 2 एम्पियर हो गई, सो 10 - 2 की वैल्यू 8 वोल्ट आ गई। दैट इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2024 से है, अ वायर ऑफ लेंथ L and resistance 100 ohm is divided into 10 equal parts. The first 5 parts are connected in series while the next 5 parts are connected in parallel. The two combinations are again connected in series. The resistance of this final combination is। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत इजीली कर सकते हो। देखिए हम जानते हैं किसी भी वायर के रेजिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला होता है ρ × L/A। इसका ये मतलब है R इज प्रोपोर्शनल टू L, जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितनी कम लेंथ उतना कम रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। अब
मेरे पास एक L लेंथ की वायर थी जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम था। कितने हिस्से किए? 10 हिस्से किए। तो 10 के 10 हिस्से के रेजिस्टेंस की वैल्यू, क्योंकि मैंने 10 पार्ट किया है तो लेंथ अगर मैं 1/10 कर दिया हूं तब डेफिनेटली रेजिस्टेंस भी 1/10 हो जाना चाहिए। मतलब हर पार्ट के रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम होनी चाहिए। तो हर पार्ट के रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई हमारी 10 ओम। अब बताओ 5 पार्ट को आपने सीरीज में लगा दिया, तो जिनको सीरीज में लगाया उनके रेजिस्टेंसेस जोड़ करके 10 + 10 + 10 + 10 + 10 कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। परफेक्ट। नाउ अब जिन 5 पार्ट्स को आपने पैरेलल में लगाया वहां पर हो जाएगी 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10, दैट इज 5/10। रेसिप्रोकल करोगे तो 10/5 की वैल्यू आ जाएगी 2। तो पैरेलल में जो कंबाइंड है उनकी रेजिस्टेंस हो गई 2 ओम। अब इनको फाइनली किस में कनेक्ट किया? वापस से सीरीज में। तो सीरीज में अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो फाइनली मेरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 50 + 2 52 ओम होनी चाहिए। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नीट 2024 से है। 2 हीटर्स A and B have power rating of 1 kilowatt and 2 kilowatt respectively. Those two are first connected in series and then in parallel to a fixed power source. The ratio of power outputs of these two cases is, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बिल्कुल याद रखना है। मैं बता दूं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज आपको बिल्कुल याद रखना है। इक्विवेलेंट पावर को निकालने का फॉर्मूला होता है 1/P1 + 1/P2। अब बिल्कुल इसे याद रखिए। इन पैरेलल इक्विवेलेंट पावर को निकालने का फॉर्मूला होता है P इक्विवेलेंट इक्वल्स टू P1 + P2। और बिल्कुल आपको ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर ऐड हो जाते हैं, लेकिन अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो इस फॉर्मूले से हमको इक्विवेलेंट पावर की वैल्यू मिलती है। क्योंकि हम घरों में जितने भी अप्लायंसेस कनेक्ट करते हैं हम चाहते हैं हमको मैक्सिमम पावर मिले। इसके लिए हमारे घरों में जितने भी अप्लायंसेस हैं सारे के सारे पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। और इसीलिए अगर आपके घर के किसी कमरे में 2 ट्यूबलाइट्स हैं और दोनों ट्यूबलाइट्स मान लो 20-20 वॉट की हैं, तो आप अगर दोनों ट्यूबलाइट्स को एक साथ चालू करेंगे तो आपको टोटल पावर कितना मिलेगा? 20 + 20 40 वॉट की आपको लाइट एनर्जी मिलेगी, या 40 वॉट का आपको पावर मिलेगा। तब हम इस तरह से पैरेलल में फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, पहले आपने कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया था? सीरीज में। तो सीरीज के लिए आपको इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। तो आप इस फॉर्मूले को P इक्विवेलेंट के लिए यूज कर सकते हैं, P1 × P2 अपॉन P1 + P2। मतलब अगर आप इसको P इक्विवेलेंट के लिए सॉल्व करें तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो P1 × P2 मतलब कितना? 1 × 2 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 3। सो 2/3 आ गया। दैट मीन्स 2/3 किलोवाट का हमारा फर्स्ट केस में पावर है। सेकेंड केस में कितना हो जाएगा? 1 + 2 दैट इक्वल्स टू 3 किलोवाट का पावर है मेरा। अब रेशियो बताना है, तो रेशियो बताना है मतलब मुझको यहाँ पर 2/3 किलोवाट अपॉन 3 करना है। तो ये मुझे रेशियो बताना है। तो पहले के पावर को मैं मान लेता हूँ P सीरीज एंड सेकेंड को मैं मान लेता हूँ P पैरेलल। तो मुझको बताना था P सीरीज अपॉन P पैरेलल हमें बताना है। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप में 2/3। अब जब मैं इस डिवीजन को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 का रेसिप्रोकल होकर के ये 1/3 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर कितना आना चाहिए? 2/9। सो 2:9 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा। और इसके लिए मैं ऑप्शन 2 के साथ जाऊंगा, और ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीनीट 2024 से है, एंड क्वेश्चन है यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर D carries a current of 100 milliampere when the mean drift velocity of electrons in the wire is V. For a wire of diameter D/2 of the same material to carry a current of 200 milliampere, the mean drift velocity of electrons in the wire is। देखिए ऑलरेडी मैंने आपको करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप बताया हुआ है, और अगर आपको मालूम है तो बिल्कुल बहुत इजीली सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या फॉर्मूला है करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में? फॉर्मूला है I = N × A × ड्रिफ्ट वेलोसिटी × एरिया। ये हमारा फॉर्मूला है, जहां पर N को हम कहते हैं नंबर डेंसिटी विच इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और क्योंकि यहाँ पर मटेरियल में कोई बदलाव नहीं है, इसके लिए मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि दोनों ही केसेस में वायर की नंबर डेंसिटी सेम रहेगी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो भैया दुनिया में एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो E भी कांस्टेंट रहेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जानकारी हमें यहाँ पर रेशियो वाइज हमें, या हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जानकारी देनी है, एरिया को लेकर के डायमीटर की जानकारी है, और करंट को लेकर के भी यहाँ पर हमको जानकारी दी हुई है।
तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ I1 अपॉन I2 की डेफिनेटली वैल्यू हो जाएगी V1A1 अपॉन V2A2, जहाँ पर V1 मेरा इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और V2 मेरा बाद का ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो नाउ I1 की जगह में 100 मिली एम्पियर, I2 की जगह में 200 मिली एम्पियर, सो 100/200 हो जाएगा हमारा 1/2 इक्वल्स टू, पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरी थी V, बाद की मुझको बतानी है इनटू, अब पहले के एरिया की बात करते हैं, तो पहले मेरा डायमीटर D था, तो पहले मेरा एरिया कितना हो जाएगा, पाई D/2 का स्क्वायर, हाँ कि नहीं, डिवाइडेड बाय, अब बाद का एरिया भी निकाल लेते हैं, तो पाई तो रहेगा, अब बाद का डायमीटर अगर D/2 है तो बाद के एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बाद के एरिया की वैल्यू हो जाएगी पाई D/2 का फिर आधा करूंगा तो D/4 हो जाएगा, और फिर मुझे इसका स्क्वायर करना चाहिए, हाँ कि नहीं, पाई R स्क्वायर हमारे एरिया का फॉर्मूला है, एंड रेडियस की जगह में मैं डायमीटर/2 लिख सकता हूं, और क्योंकि पहले डायमीटर D था तो पहली रेडियस हमारी D/2 थी, बाद में मेरा डायमीटर D/2 था तो रेडियस मेरी D/4 थी और स्क्वायर मेरा रहना चाहिए। बस सॉल्व करते हैं आंसर, पाई पाई आपस में कैंसिल, डी स्क्वायर भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली मुझे मिलने वाला है V/V2 इंटू, नाउ ये 1/2 के स्क्वायर की वैल्यू 1/4 हो जाएगी, इस 1/4 के स्क्वायर की वैल्यू 1/16 हो जाएगी, और इस डिवीजन के मल्टीप्लिकेशन से 16 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रिड्यूस करूँ तो यहाँ पर 4 भी आ रहा है, तो फाइनली मैं देख पा रहा हूँ कि 1/2 की वैल्यू 4V/V2 आ रही है ना। मैं एक बार लिख देता हूँ, 1/2 की वैल्यू मेरी आ रही है 4V/V2, तो फाइनली V2 के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो V2 इंटू 1 इज V2 इक्वल्स टू 2 इंटू 4V दैट इक्वल्स टू 8V। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए, तो मैं ऑप्शन 2 के साथ जाऊंगा, जो कि इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है भी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीनीट 2024 से है, एंड क्वेश्चन है अ यूनिफॉर्म मेटल वायर ऑफ लेंथ L हैज 10 ohm resistance. Now this wire is stretched to a length 2L and then bent to form a perfect circle. The equivalent resistance across any arbitrary diameter of that circle is, ठीक मैं आपको समझाता हूँ, इंपॉर्टेंट एकदम ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि एक वायर थी जिसकी लेंथ पहले L थी, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम थी, उसको खींच करके लेंथ को डबल कर दिया गया, और डबल करने के बाद उसका एक परफेक्ट सर्कल बनाते हुए किसी भी आर्बिट्रेरी डायमीटर के अक्रॉस हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट की, तो क्या वैल्यू आएगी। तो देखिए मैं समझा दूं, हम जानते हैं कि किसी वायर के रेजिस्टेंस R को निकालने का फॉर्मूला होता है रो इंटू L/A, और ये फॉर्मूला हम बिल्कुल किसी भी वायर के रेजिस्टेंस को निकालने के लिए यूज करते हैं। और ये फॉर्मूला हमें ये भी बता रहा है कि अगर रेजिस्टिविटी एंड एरिया में बदलाव ना आए तब रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने वायर को स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच करने के दौरान हमने डेफिनेटली वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को बदल दिया होगा, क्योंकि अगर आप एक वायर को खींच के लंबा करोगे तो लेंथ की इंक्रीमेंट के साथ साथ क्रॉस सेक्शनल एरिया में डिक्रीमेंट आना चाहिए, और डेफिनेटली एरिया अगर वेरिएबल है तब मैं रेजिस्टेंस को लेंथ के प्रोपोर्शनल में नहीं मान सकता, और इसीलिए काम कर सकते हैं यहाँ पर अपन रो L/A को L इंटू L से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ दिस कैन बी रिटेन एज रो इंटू L स्क्वायर अपॉन एरिया इंटू लेंथ को मैं वॉल्यूम लिख सकता हूँ। अब क्योंकि वायर को आप जितना भी खींच के लंबा करो, अल्टीमेटली आप अमाउंट ऑफ मटेरियल में कोई बदलाव नहीं कर रहे, अब जो हमारे टोटल वॉल्यूम होगा मटेरियल का उसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे, और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस R की वैल्यू डेफिनेटली प्रोपोर्शनल होगी L स्क्वायर के। तो ये बात तो यहाँ पर एकदम क्लियर है कि मेरी वायर की रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंथ के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पर आपने लेंथ L को कितना कर दिया, आपने लेंथ को L से कर दिया 2L, तो क्योंकि आपने लेंथ को डबल किया, तो लेंथ को डबल किया तो R की वैल्यू को 2 का स्क्वायर टाइम्स आपने एनहेंस किया होगा, और इसीलिए बाद में जो रेजिस्टेंस होगी इट हैज टू बी 4 टाइम्स ऑफ 10 ओम दैट इक्वल्स टू 40 ओम। आप रेशियो की मदद से भी इस 40 ओम की वैल्यू को निकाल सकते हैं। पहले हमारा L स्क्वायर था, बाद में 2L स्क्वायर होगा, L स्क्वायर कैंसिल होगा डिवीजन के दौरान, तो 1/4 मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 10 इंटू 4 हमको 40 ओम बाद के रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी ना। यहाँ तक की बात क्लियर है एकदम। अब इस वायर की बात करते हैं, इस वायर की मदद से जिसका रेजिस्टेंस अभी 40 ओम है, इसकी मदद से एक परफेक्ट सर्कल बनाया गया, और इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स पे कोई भी एक रैंडम डायमीटर आप ले सकते हो, और उस डायमीटर के
ऑपोजिट पॉइंट्स पे हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट की। अब इस वायर की अगर मैं बात करूं तो इस वायर के लिए मैं रो इंटू एल बाई ए के फॉर्मूले को यूज करना चाहता हूं। अब अगर आप देखेंगे तो ये अपर हाफ है और ये लोअर हाफ है, तो अपर हाफ की लेंथ टोटल की आधी है, लोअर हाफ की लेंथ भी टोटल की आधी है। तो अब अगर मान लिया जाए मैं इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में ऊपर वाले के लेंथ की बात करूं तो आधी लेंथ होगी, तो आधी लेंथ होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाना चाहिए, आधा हो जाना चाहिए। इसके लिए इस ऊपर वाले सेक्शन के रेजिस्टेंस की वैल्यू डेफिनेटली 20 ओम होनी चाहिए और इस नीचे वाले सेक्शन के रेजिस्टेंस की वैल्यू भी डेफिनेटली 20 ओम होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि एक बार आपने स्ट्रेच करके रेजिस्टेंस की वैल्यू को 40 ओम में कन्वर्ट कर दिया है, अब उसके बाद अब अगर आप वायर की लेंथ आधी करोगे तो 40 का आधा होगा। तो इसीलिए ऊपर वाले की लेंथ क्योंकि टोटल की आधी है तो ऊपर वाले का रेजिस्टेंस 20, नीचे वाले का भी 20। अब ऊपर वाली और नीचे वाले वायर कौन से कॉम्बिनेशन में आपको दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल में, तो दो इक्वल पैरेलल में मिलकर के कितने हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। सो 20-20 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितने ओम का प्रोवाइड करेगा, डेफिनेटली 10 ओम का प्रोवाइड करेगा। और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 10 ओम होना चाहिए। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीनीट 2024 से है एंड क्वेश्चन है द गिवन सर्किट शोज अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट वायर ए बी ऑफ 40 सेंटीमीटर लेंथ फिक्स्ड एट बोथ एंड्स in order to get zero reading in the galvanometer G, the free end of J is to be placed from B at। ठीक, मैं आपको सवाल समझाता हूँ। इस सिचुएशन में, इस ब्रिज में हमको ये बताना है कि अगर गैल्वेनोमीटर में किसी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं चाहिए हमें, अगर गैल्वेनोमीटर में किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, अगर उसकी रीडिंग जीरो है, तब उस केस में पॉइंट J की पॉइंट B से दूरी क्या होनी चाहिए। अगर पॉइंट A एंड पॉइंट B के बीच की जो दूरी है वो अगर 40 सेंटीमीटर है तो देखिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल मीटर ब्रिज से मिलता जुलता है, लेकिन मीटर ब्रिज के केस में जो वायर यूज की जाती है उसकी लेंथ 1 मीटर होती है। यहाँ पर वायर की लेंथ 1 मीटर नहीं है, 40 सेंटीमीटर है। तो फर्क बस उतना है कि वहां पर हम 1 मीटर लेते थे, यहाँ 40 सेंटीमीटर लेंगे। अदरवाइज प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस के थ्रू आपको यहाँ पर भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो अब हमें पूछा था कि बी से लेकर के पॉइंट जे की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो इस दूरी को मैं मान लेता हूँ एल। तो डेफिनेटली ए से लेकर के जे तक की दूरी हो जाएगी 40 माइनस एल। और हम जानते हैं कि ब्रिज को बैलेंस करने की जो कंडीशन है, गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन के जीरो वैल्यू मेंटेन करने की जो कंडीशन है वो होती है 8/12 दैट इज R1/R2 इक्वल्स टू L1/L2। तो यहाँ पर मुझे 40 माइनस L/L ले लेना चाहिए। प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं आंसर, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं आंसर। तो 8/12 को मैं 2/3 लिख सकता हूँ, विच विल बी इक्वल टू 40 माइनस L/L। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2L इक्वल टू 120 माइनस 3L। माइनस 3L नेक्स्ट स्टेप में LHS में आके प्लस 3L, 5L हो जाएगा। 5L इज अगर 120, L विल बी इक्वल टू 120/5 दैट इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। और मैं 24 सेंटीमीटर के साथ जाऊंगा, ऑप्शन 4 के साथ जाऊंगा, जो कि इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है रीनीट 2024 से ही द स्टेडी स्टेट करंट इन द सर्किट शोन बिलो इज। ऑल राइट, मैं आपको समझाता हूं। यहां पर कहता है कि स्टेडी स्टेट करंट की वैल्यू क्या होगी। तो एक बात मैंने आपको बताई हुई है कि जो कैपेसिटर है वो चार्ज स्टोर कर लेने के बाद, अगर एक कैपेसिटर के चार्जिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अगर कैपेसिटर उतना चार्ज स्टोर कर चुका है जितना उसे करना था, आफ्टर अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस इट बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट। क्योंकि कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच में एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम होता है, तो नॉन कंडक्टिंग मीडियम के थ्रू करंट का फ्लो हो पाना स्टेडी स्टेट के बाद पॉसिबल नहीं होगा। स्टेडी स्टेट आने के बाद कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच में करंट फ्लो नहीं होती, और इसीलिए इस ब्रांच से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, और इसीलिए आप इस ब्रांच को ओपन कर दो। अगर स्टेडी स्टेट आ चुका है, अब अगर करंट की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आ रहा, मतलब कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो नहीं हो सकती, इसीलिए आप इस ब्रांच को निकाल करके फेंक दो। अब अगर इस ब्रांच को निकाल के फेंक दिया तो ये 2 ओम और ये 3 ओम कौन से कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे, ऑब्वियसली सीरीज में। तो सीरीज में 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। अब 10 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस 5 ओम का रजिस्टर को अप्लाई करोगे तो करंट कितनी हो जाएगी, करंट हो जाएगी 10/5 दैट इक्वल्स टू 2 एम्पियर। और इसीलिए 2 एम्पियर ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होगा। और इसी के साथ मैंने ईयर 2024 तक करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सारे सवालों को सॉल्व किया।
हमने ईयर 2006 से लेकर के ईयर 2024 तक नीट या फिर एआईपीएमटी में आए हुए हर सवालों को सॉल्व किया और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको हर सवाल को काफ़ी अच्छे ढंग से सिखा सकूं। आप बिल्कुल इस सीरीज का एडवांटेज लीजिए और आपकी नीट की तैयारी को इस तरह से करिए कि जो भी आपकी मंजिल है वहां तक आप पहुंच पाएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।